बार फाइनल में पहुंचे इटली के मार्टियो बेरेटिनो की चुनौती। और इंग्लैंड और इटली के बीच होगी यूरो कप की खिताबी जंग। 55 साल बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची इंग्लैंड की नजर पहले यूरो कप खिताब पर। वहीं 33 मैचों से अजय इटली का इरादा 53 साल के बाद अपना दूसरा यूरो खिताब जीतने का। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का विमोचन किया। योगी सरकार की इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। इसकी जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़ेगा। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। एजुकेशन को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं, उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जनपदों में आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाओं और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का भी उद्घाटन किया। और देश में पिछले 24 घंटों में 41,506 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 41,526 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,118 हो गई है, जो 1.47% है। कोरोना से रिकवरी रेट भी 97.20% हो गई है और देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.32% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.25% हो गई है। कोरोना से अब तक 2,99,75,064 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 18,43,500 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 43,08,85,470 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37,60,32,586 कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 37,23,367 कोविड टीकों की खुराक दी गई है, जिसमें 23,44,925 लोगों को पहली खुराक जबकि 13,78,442 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। और राजस्थान में कोविड के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को सिनेप्लेक्स, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों, इंडोर खेल परिसरों, सभागारों और प्रदर्शनियों में जाने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सुबह 5 बजे से आज ये दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। सरकार ने सिनेप्लेक्स, थिएटर और प्रदर्शनियों को अनुमति दी है। दिशा निर्देशों के मुताबिक मल्टीप्लेक्स सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। ऑडिटोरियम और प्रदर्शनियों को भी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जिन यात्रियों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है, उन्हें कोविड की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के से राहत दी गई है और आउटडोर और इंडोर खेल गतिविधियों को भी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की अनुमति दी गई है।
और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बेहतर होती स्थिति को देखते हुए रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू अब रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रखने का आदेश दिया गया है। राज्य में संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। 10 जुलाई को 29 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला है। वर्तमान में प्रदेश में 1594 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर 98.6% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में बिजली आपूर्ति सुचारू रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज पश्चिम रेलवे के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर पालिका में सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। कल गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ जी की मंगला आरती में शामिल होंगे। बाद में गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में कई विकास कार्यों का वे लोकार्पण करेंगे और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेंगे। थावरचंद गहलोत ने आज कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 73 वर्षीय गहलोत केंद्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। इसके अलावा वे 1996-97, 1998-99, 1999 से 2004 और 2004 से 2009 तक देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद 2012 के अब तक राज्यसभा के सदस्य हैं। रुक करते हैं बिहार का। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। राज्य के उत्तरी भाग के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। दरभंगा में जमींदारी बांध के 2 जगह टूट जाने से 21 पंचायतों की आबादी प्रभावित हुई है। उधर पूर्वी चंपारण के लालबेगिया घाट, अहिरवालिया, मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर और समस्तीपुर के रोसड़ा में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुजफ्फरपुर के रुन्नी सैदपुर, बेनीबाद, दरभंगा के हायाघाट में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में अधवारा नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी, खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी, पूर्णिया के ढेंगरा घाट में महानंदा और अररिया में परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि से कई इलाकों में पानी फैल गया है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। खगड़िया सदर प्रखंड के मधुरा गांव के लोग बागमती नदी की कटान से परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज अररिया, औरंगाबाद, पूर्वी पश्चिमी चंपारण के साथ साथ सीमांचल के कुछ जिलों में हल्की से औसत बारिश होने की संभावना जताई है। टूटा नहीं है, टूटने के कागार पर तो कई जगह पर था, जैसे कोठिया में वार्ड नंबर 1 में था, मंगरथू में था और सब रिपेयर हो गया है और पानी अभी स्थिर भी हो गई है, इसलिए अब कोई बांध का खतरा नहीं। माधोपट्टी में भी रिस रहा था, उसका भी रिपेयर हो गया है। पंचायत तो लगभग 21 पंचायत प्रभावित हो गए हैं, 21-22 पंचायत प्रभावित हो गए हैं, जिसमें 12-13 पंचायत जो है बहुत खराब स्थिति में है। जिस हिसाब से बाढ़ हुआ है अभी तो मरम्मत बढ़िया से हो रहा है। अगर नहीं बांधता तो बहुत सारा गांव में पानी जो है फैल जाता। अभी तक तो लगभग जो है पिंडारुच इधर हो गया, बुलबुलिया, इधर मझगामा, इस सब में पानी पहुंच गया है सर यहाँ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से प्रेरणादायक लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित करने के लिए कहा है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हम उनमें से बहुत के बारे में कुछ देख या सुन नहीं पाते। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पीपल्स पद्म के लिए नामांकित कर सकते हैं। नामांकन 15 सितंबर तक होगा। प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार वेबसाइट padmawards.gov.in का एक लिंक भी शेयर किया है।
और दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर सोमवार 12 जुलाई से गुरुवार 15 जुलाई तक 4 दिन के लिए मेट्रो सेवाएं प्रभावित रहेंगी। मयूर विहार, पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी संजय लेक के बीच के सेक्शन पर ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE को जोड़ने का कार्य किया जाना है, जिसे अभी खोला जाना बाकी है। इस कारण 12 से लेकर 15 जुलाई तक के बीच कुछ स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही कुछ स्टेशनों को इस अवधि के दौरान बंद भी रखा जाएगा। पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मयूर विहार फेज 1 सेक्शन और IP एक्सटेंशन से मौजपुर शिव विहार सेक्शन तक ट्रेन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन IP एक्सटेंशन और त्रिलोकपुरी के बीच और मयूर विहार फेज 1 और मयूर विहार पॉकेट 1 स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इसके अलावा मंडावली, पश्चिम विनोद नगर, पूर्वी विनोद नगर, मयूर विहार फेज 2, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट 1 स्टेशन इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। 16 जुलाई से मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। स्पाइस जेट मध्य प्रदेश के लिए 16 जुलाई से 8 नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए इसे मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी बताया। उन्होंने कहा कि स्पाइस जेट 16 जुलाई से 8 नई उड़ानें शुरू कर रही है। ग्वालियर मुंबई, ग्वालियर पुणे, ग्वालियर जबलपुर, सूरत जबलपुर, अहमदाबाद ग्वालियर अहमदाबाद। उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय और विमानन उद्योग उड़ान को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट भी सामने रखी गई है। कंपनी की वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को ट्विटर की ओर से कहा गया था कि कंपनी नए IT नियमों के तहत रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया करे। गौरतलब है कि नए IT नियमों के पालन न करने के चलते ट्विटर को भारत में मिला मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया था। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने रविवार को कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की और विभिन्न मामलों में कुछ कथित आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर के नवा बाजार इलाके, अनंतनाग और बारामूला में NIA ने छापेमारी की। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA ने कुछ गिरफ्तारियां भी की। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर पुशरू अजबल, मगरेपोरा अजबल, संसूमा अजबल समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। NIA ने आगे की जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप भी जब्त किए हैं। और वाराणसी के लकड़ी के खिलौने मशहूर हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के सांसद बने हैं और लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, तब से इसकी मांग में भारी वृद्धि हुई है। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर की ग्राउंड रिपोर्ट। लकड़ी के खिलौने का वाराणसी में बहुत बड़ा कारोबार है। वाराणसी में कई परिवार इस कारोबार से जुड़कर इस कला को आगे तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही अपने और अपने परिवार की रोजी रोटी भी चला रहे हैं। पढ़े लिखे युवा अपने इस पुश्तैनी काम से जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे लगा कि इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा पुश्तैनी काम है और इस काम को हम लोग करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये लकड़ी का बैग बनाया था, जो कि प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया था। उन्होंने खुद अपने हाथ में इसको लेके देखा था और उसका प्राइस तथा भार पूछा था। हम लोग ये काम करते करते कुछ नया हमेशा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लकड़ी के खिलौने की मार्केटिंग के प्रयास के बाद से इन कलाकारों को देश भर से खिलौनों के ऑर्डर मिलने लगे हैं। पुलिस विभाग द्वारा हमको सांकेतिक रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए ये बनाने का ऑर्डर दिया गया है, ताकि लोग इसको देख के जागरूक हों और एक अच्छा मैसेज हो जाए समाज में। ये भी कश्मीर जाएगा और वहाँ पे जब ये पेंटिंग वहाँ पे देखी गई तो उनको लगा कि हाँ, ये हैंड पेंट बहुत अच्छा है और इसके और मुझे ऑर्डर मिल गए हैं। लकड़ी के खिलौनों की बढ़ती लोकप्रियता से रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही प्लास्टिक के प्रयोग को भी इससे कम किया जा सकता है। ये युवा इतना उत्साहित है प्रधानमंत्री के प्रयास से कि इसने अपनी कला को और निखारा है अपने नाना के आशीर्वाद से। काशी को कश्मीर से जोड़ा है अपने संबंधों से और अपने ही विचार से समाज को अपनी कला से मैसेज देने का भी काम कर रहा है, जिसमें पुलिस जैसे विभाग भी शामिल है।
कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जॉर्जिया की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद रविवार को नई दिल्ली लौट आए। डॉक्टर एस जयशंकर ने लिब्से में जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेविड ज़लकालियानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेता व्यापार और आर्थिक सहयोग, पर्यटन, संपर्क, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि ये दोनों देशों के पारस्परिक हित में है। और ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के तट पर इल्हा ग्रांडे द्वीप के निवासियों ने कोविड टीके की पहली खुराक ले ली है। प्रशासन के मुताबिक इस सप्ताहांत तक 2400 से ज्यादा निवासियों को टीके की डोज दे दी जाएगी। रियो डी जेनेरियो के स्थानीय प्रशासन के टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विकसित जैनसन की खुराक दी जा रही है। ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन इल्हा ग्रांडे द्वीप की आबादी में टीके की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन करेगा। आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील ने अब तक 11,27,74,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन कर मानव समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि विश्व जनसंख्या दिवस की महत्ता को समझा जाए। अत्यधिक तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही ये दिवस मनाया जाता है। ये जागरूकता मानव समाज की नई पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने का संदेश देती है। बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भविष्य में देने के लिए छोटे परिवार का महत्व बढ़ता जा रहा है। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराने में कामयाबी हासिल की है। अर्जेंटीना की 1993 के बाद ये पहली खिताबी जीत है। दोनों ही टीमों की ओर से शुरुआत से ही आक्रामक खेल देखने को मिला। पहले हाफ के 22वें मिनट में अर्जेंटीना के डी मारिया ने डी पॉल से मिले पास पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। अर्जेंटीना ने अपनी इस बढ़त को पहले हाफ का खेल खत्म होने तक बरकरार रखा। 1 गोल से पीछे चल रही ब्राजील ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल करने के कुछ अच्छे प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अर्जेंटीना ने पिछली बार 1993 में कोपा अमेरिका का खिताब जीता था। टीम के स्टार स्ट्राइकर और कप्तान लियोनेल मेसी का देश के लिए ये पहला खिताब है। खेल प्रेमियों के लिए रविवार के दिन की शुरुआत काफी रोमांचक अंदाज से हुई। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कोपा अमेरिका के खिताबी मुकाबले में आमने सामने थी फुटबॉल की 2 पावर हाउस टीमें। एक तरफ अर्जेंटीना थी जो 28 साल से खिताब की तलाश में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ थी 2019 में कोपा अमेरिका का खिताब जीत चुकी ब्राजील की टीम। दोनों टीमों में आमने सामने थे विश्व के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और ब्राजील के नेमार। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाते हुए एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि अर्जेंटीना ने मैच के 22वें मिनट में गोल कर स्टेडियम में मौजूद स्थानीय दर्शकों को शांत कर दिया। अर्जेंटीना के लिए ये गोल एंजल डी मारियो ने डी पाल से मिले पास पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। अर्जेंटीना ने अपनी इसी बढ़त को पहले हाफ का खेल खत्म होने तक बरकरार रखा। 1 गोल से पीछे चल रही ब्राजील ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल करने के कुछ अच्छे प्रयास किए। 52वें मिनट में उसकी गेंद को अर्जेंटीना के गोल पोस्ट में भी डाला, पर रेफरी ने उसे ऑफ साइड करार दे दिया। इसके बाद बचे समय में ब्राजील की टीम गोल करने का प्रयास ही करती दिखाई दी। इस तरह अर्जेंटीना ने मुकाबले को 1-0 से जीतकर न केवल खिताब अपने नाम कर लिया, बल्कि कोपा अमेरिका में ब्राजील की बादशाहत को भी खत्म कर दिया। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना ने लंबे समय से चले आ रहे खिताब के सूखे को भी समाप्त कर दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने 1993 के बाद पहली बार कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम किया है। ये अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी और कप्तान मेसी की पहली खिताबी जीत है। वहीं ये 15वां मौका है जब अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी विंबलडन की नई चैंपियन बन गई हैं। विश्व नंबर 1 बार्टी ने महिला एकल के फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को एक कड़े मुकाबले में 6-3, 6-7, 6-3 से हराकर पहली बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। ये बार्टी का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने खुशी जताई है और कहा है कि 2017 में ही एशियाई चैंपियनशिप से रजत पदक लेकर विनेश ने अपनी जोरदार वापसी की है। विनेश फोगाट के टोक्यो ओलंपिक में जाने से विनेश के परिजन और उनके गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। उसकी जो फाइट हुई है अब लगातार, तो हर एक फाइट में दोनों गोल्ड मेडल लिया है। जब कोई कंपटीशन होया हो तो मुझे पूरी आस उम्मीद है अभी अब की बार तो 2016 में जो सारे देश को बड़ा जो दुख हुआ था, लेकिन अब की बार जो है पक्का है जो वो गोल्ड मेडल लेगी। पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विनेश फोगाट की मां प्रेमलता ने कहा कि विनेश को सफलता जरूर मिलेगी। मैंने वो बात पर बहुत खुशी है। बेटी ने बहुत बढ़िया मेहनत करके देश खातर मेडल को तैयारी कर रखी। मैं मेडल ले आके चुकूँ देश खातर, जिस मेरे शांति होगी। तो 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट पदक की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक हैं। गांव के सरपंच ने भी विनेश पर पूरा भरोसा जताया है। पूरा भरोसा और दुआ देते हैं कि विनेश हमारी बहन गोल्ड मेडल ओलंपिक में से लेके ही लौटेगी और हमारे देश का और गांव का नाम रोशन करेगी। तो विनेश फोगाट से सभी को पदक की उम्मीद है। उनके परिजन और उनके चाहने वालों ने शुभकामनाएं दे रहे हैं। और भारतीय निशानेबाजी के पहचान के रूप में अपना एक अलग स्थान रखने वाले सौरभ चौधरी की माता ब्रजेश देवी को भरोसा है कि उनका बेटा इस बार टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने में जरूर कामयाब होगा। सौरभ चौधरी ने पिछले कुछ वक्त के दौरान निशानेबाजी में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,